मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम संविधान संशोधन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है और ये संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान संशोधन क्यों आवश्यक है? अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन है वो क्यों आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक होता है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राष्ट्र या उसकी जो समाज है, उसकी समाज की जो आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं के अनुरूप उसके संविधान में जो परिवर्तन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। अर्थात देश एवं समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसके देखते हुए उसके अनुरूप किसी भी संविधान में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? संविधान संशोधन कहते हैं। अब ये बात भारतीय संविधान के संदर्भ में हम जाने तो हमें कैसे पता कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारत में किस प्रकार से है? तो इसके लिए जो संविधान का जो भाग 20 है, संविधान का भाग 20 इसका जो अनुच्छेद है, कौन सा? आर्टिकल अनुच्छेद 368 638 जो है वो ये कहता है कि भारत के संविधान की जो शक्ति है, संशोधन की शक्ति है और जो प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत उल्लेखित है। यानी भारत का संविधान का जो भाग कौन सा? 20, इस भाग 20 में अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि संविधान की जो संशोधन की क्या है? शक्ति और उसकी जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे निहित है? 368 में निहित है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन है ये कहाँ से हमने लिया है। तो भारतीय संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से हमने इसको ग्रहण किया है कि संविधान संशोधन कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं कि संविधान संशोधन जो भारत में है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो आप देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो ना तो अधिक लचीला है, ना अत्यधिक क्या है? कठोर, अर्थात मध्यम वाला है। अर्थात क्या है? मध्यम वर्ग का है। तो हमारे यहाँ पे जो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया होगी वो भी क्या होगी? मध्यम वर्ग पर आधारित होगी, जिसमें 3 महत्वपूर्ण फैक्ट आप देखेंगे कि संविधान संशोधन में एक तो क्या होगा? साधारण बहुमत होगा, एक विशेष बहुमत होगा और एक विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा क्या होगा? संशोधन होगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं कि साधारण बहुमत है वो क्या होता है। जैसे आप कहेंगे कि साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जो सदन है, अर्थात जो सदन है उस सदन के अंतर्गत जो उपस्थित सदस्य है, सदन के अंतर्गत क्या है? जो उपस्थित सदस्य हैं, इन उपस्थित सदस्यों का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। जैसे वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो 543 सदस्य क्या है? सदन के हैं। तो इस सदन में आपने ये कहा कि संपूर्ण संसद के स्वरूप में आपने देखा 543 जो है। अब आपने कहा कि इसके अंतर्गत 300 क्या हुए? उपस्थित हुए। 300 क्या हुए? उपस्थित हुए और बाकी जैसे 143 अनुपस्थित हुए। तो जो उपस्थित सदस्य है इनका क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। अर्थात आप ये कहेंगे कि यदि इनमें से 151 सदस्य बहुमत करते हैं, बहुमत से क्या करते हैं? मतदान करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके तहत जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो कौन सा होगा? साधारण बहुमत होगा। वापस एक बार ध्यान दें, साधारण बहुमत क्या है कि सदन के अंतर्गत जो उपस्थित सदस्य हैं, सदन में उपस्थित जो सदस्य हैं, इन उपस्थित सदस्यों के जो मतदान है, मतदान प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं, उस मतदान की प्रक्रिया से भाग लेने पर जो बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत को आप कौन सा बहुमत कहेंगे? साधारण या सामान्य बहुमत कहेंगे। अब देखिए, अब इस संशोधन के द्वारा क्या होगा? कैसे होगा कार्य? इसमें ये होगा कि जैसे 543 जो सदस्य हैं,
अगर आपने कहा कि सर 300 उपस्थित हुए और 143 अनुपस्थित हुए, तो मैंने आपको कहा कि जो उपस्थित सदस्य है इनका क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। तो आपने कहा कि हमने 151 के रेशियो को देखा और ये क्या है, हमारे लिए बहुमत है। अगर ये सदस्य क्या करते हैं, बहुमत को तहत पारित करते हैं, संविधान की संसद की प्रक्रिया में मतदान करते हैं, तो इनके लिए जो है वो क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत हो जाएगा। तो क्या भारतीय संविधान में इस प्रकार के साधारण बहुमत से संबंधित विशेष प्रावधान है? तो जी बिल्कुल, इसके संबंध में कई महत्वपूर्ण फैक्ट आप देखेंगे। जैसे आप कहेंगे कि साधारण बहुमत की जो प्रक्रिया, ध्यान दें इसका जो उल्लेख है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया का जो उल्लेख है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 368 है इसके अंतर्गत नहीं है, ये जरूर ध्यान दें। साधारण जो प्रक्रिया है बहुमत की, इसका उल्लेख जो अनुच्छेद 368 है इसके अंतर्गत उल्लेखित नहीं है। तो फिर इसके अंतर्गत ऐसे कौन कौन से विषय आते हैं जिसके द्वारा इसमें संशोधन हो सकता है? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि किसी भी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में क्या करना हो, शामिल करना हो, अर्थात किसी भी राज्य को क्या करना हो, शामिल करना हो, तो राज्य किसी भी बाहरी क्षेत्र को राज्य क्षेत्र को क्या करना हो, शामिल करना हो, तो क्या करना पड़ेगा, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करना पड़ेगा। आपने कहा कि हमें क्या करना है, नए राज्य का गठन करना है। किसका क्या करना है, नए राज्य का गठन करना है। तो नए राज्य का गठन भी आप कैसे करोगे, इसी के माध्यम से ही करोगे, साधारण से। अगर आपने कहा कि हमें जो राज्य है इस राज्य की सीमा में क्या करना है, परिवर्तन करना है, क्या करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन करना पड़ेगा। अगर आपने कहा कि हमें राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, क्या करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो राज्य के नाम में भी परिवर्तन आपको किससे करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से करना पड़ेगा। अगर आपने कहा कि किसी भी प्रदेश, ये देखिए राज्य से संबंधित नाम में परिवर्तन है, सीमा में परिवर्तन है, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आप कहेंगे कि 2, 3 और 4 जो ये आर्टिकल है ये राज्य से संबंधित उपबंध करता है कि राज्य का गठन करना है, नए प्रदेश को मिलाना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, उसका नाम परिवर्तन करना, ये साधारण बहुमत के द्वारा ही संभव होता है। इसी प्रकार से आप कहेंगे कि जैसे विधान परिषद है, क्या है, विधान परिषद है, इस विधान परिषद का गठन करना है। जैसे आप कहते हैं 169 के तहत जो आप बात करते हैं, विधान परिषद का गठन करना है, उसकी व्यवस्था करना है। और जैसे अब ये तो गठन की बात हो गई, और इसको क्या किया जा सकता है, भंग भी किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, भंग भी किया जा सकता है। और इसे भंग करने की अगर आप बात करते हैं तो 169 क्लोज फर्स्ट जो आप देखते हैं तो वो भी साधारण बहुमत के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार से आप कहते हैं कि संघ शासित जो प्रदेश होते हैं, कौन से, संघ शासित, संघ राज्य क्षेत्र की आप बात करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र की आप बात करते हैं, जिसे आप यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं। तो इनके लिए जो मंत्री परिषद है, अर्थात इनके लिए जो मंत्री परिषद की आप बात करते हैं, तो 239 जो आर्टिकल है इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, साधारण बहुमत की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो इसमें मैंने साधारण बहुमत की प्रक्रिया का मतलब आपको मैंने बताया कि सदन में उपस्थित का क्या करना होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। ये सामान्य बात हो गई, उपस्थित का बहुमत होना चाहिए। और इसके अंतर्गत मैंने कुछ आपको क्षेत्र बता दिए कि कहाँ पे साधारण बहुमत हो सकता है। तो जो राज्य की सीमा है, राज्य से संबंधित राज्य की सीमा है, उसका नाम परिवर्तन है और उसका गठन करना है। विधान परिषद को क्या करना है, विधान परिषद का गठन करना, विधान परिषद को समाप्त करना। और एक मैंने लास्ट में बताया संघ शासित प्रदेश का प्रशासन, ये कार्य किस में किया जाता है, साधारण बहुमत में होता है। अब अगला महत्वपूर्ण है, कौन सा है, 2 नंबर का, विशेष बहुमत। अब ये विशेष बहुमत क्या है, तो विशेष बहुमत क्या है और कैसे होता है, तो सुनिए। विशेष बहुमत इम्पोर्टेंट है। विशेष बहुमत के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा
कि सदन की कुल सदस्य संख्या, ध्यान दें, सदन की कुल सदस्य संख्या, इसका मतलब क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या, सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदस्य संख्या का बहुमत, बहुमत आगे देखिए, बहुमत हो गया। आगे उपस्थित यानी प्रेजेंट कितने हैं, उपस्थित और मतदान करने वालों का, यानी मतदान जो करेंगे उनका कितना, 2/3 बहुमत, 2/3 क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। ये आप याद रखें। देखिए विशेष बहुमत द्वारा संशोधन क्या है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब देखिए सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में 543 है, कितनी है, 543। तो इसका क्या करना है हमें, बहुमत। तो बहुमत हम इसका निकालेंगे तो 272 हमारे सामने आएगा, 272 यानी 272 आ गए। अब देखिए इसका बहुमत हो गया ये। अब प्रेजेंट, अब इनमें से प्रेजेंट कितने हुए, ठीक है ना, जरूर पहली बात तो बहुमत होना चाहिए। तो अब कितने उपस्थित होते हैं उसका बहुमत होगा। अब मान के चलिए आपने कि इसमें से 423 सदस्य क्या हुए, उपस्थित हुए, 423 सदस्य क्या हुए, उपस्थित, और उसमें से मतदान कितने सदस्यों ने किया, तो उसमें से मान के चलो कि जो मतदान है वो बहुत कम सदस्यों ने किया है, जैसे 3 सदस्यों ने मतदान नहीं किया। मैंने आपको क्या बताया कि 543 सदस्य टोटल है, इसमें से भाग कितनों ने लिया, 423 सदस्यों ने भाग लिया। मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया 420 ने, लेकिन 3 सदस्य हैं उन्होंने क्या नहीं किया, मतदान नहीं किया। ठीक है, विशेष बहुमत क्या हुआ कि सदन की कुल सदस्य संख्या, इसका क्या होना चाहिए, बहुमत। तो बहुमत के लिए हमारे पास में कितने सदस्य होने चाहिए, 272। अब आगे आपने क्या लिखा कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ये बहुमत होना चाहिए। उपस्थित, मैंने कहा कि ये उपस्थित हुए साहब, कितने हुए, 423 उपस्थित हुए। तो 423 सदस्य उपस्थित हुए, तो अब 423 सदस्यों का उपस्थित होना, अब इनमें से मैंने कहा कि ये सदस्य क्या करें, मतदान। तो मतदान में 420 सदस्यों ने क्या किया, मतदान किया, लेकिन 3 सदस्यों ने क्या नहीं किया, मतदान नहीं किया। अब 420 का कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। तो देखिए 420 मल्टीप्लाई 2/3, तो अब आप देखो 2/3 आप करते हैं इसको 140, तो हमारे पास में कितने आ गए, यहाँ पे देखिए 280 सदस्य आ गए। कितने सदस्य आए, 280 सदस्य। तो क्या यहाँ पे विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है क्या, यस बिल्कुल। कैसे, क्योंकि हमारे पास में मैंने कहा कि जो 272 सदस्य हैं, ये एक विशेष बहुमत के तहत पर क्या हो सकता है, यहाँ पे संविधान संशोधन हो सकता है। तो हमारे पास में अंतिम निर्णय क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो 2/3 बहुमत है वो 280 के तहत हमें प्राप्त हुआ। यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना होना चाहिए, हमारे पास में 272 होना चाहिए। मैंने कहा 423 सदस्य क्या हुए, उपस्थित हुए, 420 ने क्या किया, मतदान किया, 3 ने मतदान नहीं किया। तो 3 सदस्यों ने जब मतदान नहीं किया तो हमारे पास में सदस्य कितने बचे, 420। अब 420 का कितना होना चाहिए बहुमत, 2/3। तो 420 का मैंने 2/3 बहुमत किया, तो हमारे पास में कितने सदस्य प्राप्त हुए, 280। तो 280 क्या हमारे लिए विशेष बहुमत है, तो जी बिल्कुल है, क्योंकि सदन की कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत है, इस बहुमत से हमारे पास में क्या आ रहा है, अधिक डेटा प्राप्त हो रहा है, अधिक सदस्य संख्या का बहुमत हमें प्राप्त हो रहा है। इससे हम क्या कह सकते हैं, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। अगर ये सदस्य संख्या इस सदस्य संख्या से कम आती तो ये संविधान संशोधन नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखें। अगर 280 से ये डेटा कम आता तो ये विशेष बहुमत द्वारा संशोधन नहीं होता। और अगला अपना है विशेष, जैसे विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन प्रक्रिया कौन सी है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ध्यान देना जो मैंने इसमें बताए हैं, तो एक तो वो नहीं आएंगे, और एक में जो इसमें बताऊंगा
नहीं आएंगे। तो बाकी के इन दोनों के अलावा जितने भी क्षेत्र है वो सारे क्षेत्र किस में आएंगे, विशेष बहुमत में। जब हम इसका हमने अध्ययन कर लिया, अब हम इसका अध्ययन कर लेते हैं कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन क्या होता है। तब आपको पता लग जाएगा कि ऐसे कौन से प्रावधान है विशेष बहुमत में जहाँ पे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा तीसरा जो पॉइंट है हमारा ये ए, और इसको आप बी और इसको आप सी कह सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है ये कैसे होता है इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, विशेष बहुमत, अर्थात ये प्रक्रिया तो होनी चाहिए, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। और ये प्रक्रिया क्या थी कि सदन की कुल सदस्य संख्या का, है ना, सदन की कुल सदस्य संख्या का क्या हो, बहुमत हो। सदन की कुल सदस्य संख्या का क्या हो, बहुमत। और उपस्थित जो है उनमें से, उपस्थित में से भी क्या करने वाले हो, मतदान करने वाले हो। और इसी मतदान के अंतर्गत मतदान जो करे उसका कितना बहुमत हो, 2 होती है। ये क्या हुआ, विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत यानी ये प्रक्रिया तो इतनी वाली तो होनी चाहिए। इसके आगे क्या है, इसके आगे है कि राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। तो राज्य के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन का मतलब क्या है कि भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान की आप बात करें तो 28 है। तो 28 में से आधे यानी 14 राज्यों का क्या होना चाहिए, हमारे पास में अनुसमर्थन होना चाहिए। ध्यान दें, कुल बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत यानी 543 जो सदस्य है इनका बहुत 272 ये तो सदन के संख्या रहेगी। अब इनमें से उपस्थित कितने हुए, मतदान कितने ने किया, उन जिन्होंने नहीं किया उनको काउंट नहीं करेंगे। और उन मतदान के साथ में आप क्या करेंगे, 2/3 उनका बहुमत लेंगे। अगर इस बहुमत के अनुपात में आते हैं, इससे +1 है, इस बहुमत के बराबर आ रहा है, 272 आ रहा है, तो ये पारित विशेष बहुमत है। और इसके बाद में उसे राज्य विधानमंडलों का जो अनुसमर्थन प्राप्त होगा अर्थात आधे राज्यों का। तो 14 जो राज्य है अगर इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उसको अनुसमर्थन प्राप्त करते हैं तो ये कौन सा विषय हो जाएगा, हमारा तीसरा, यानी विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन कहलाएगा। अब इसके में अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे तो जो राष्ट्रपति है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आता है। राष्ट्रपति का कौन सा क्षेत्र आता है, निर्वाचक मंडल की आप बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, तो ये इसी के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि जो है, राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन विधि है वो भी इसी में आएगी। राष्ट्रपति से निर्वाचन जो विधि है वो भी इसी का पार्ट है। इसी प्रकार से आप देखेंगे केंद्र सरकार है, इसी प्रकार से केंद्र सरकार है और राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है, केंद्र और राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है, राज्य सरकार की कार्यपालिका है, इससे संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो भी किस में आएगी, इसी के अंतर्गत नीति आएगी। किस में, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन के अंतर्गत है। और क्या हो सकता है, और इसके अंतर्गत आएगा जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, तो इनके प्रावधानों से संबंधित भी विशेष बहुमत और आधे राज्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन। तो उच्चतम न्यायालय संबंधी प्रावधान है और उच्च न्यायालय संबंधी जो प्रावधान है, उच्च न्यायालय संबंधी, ये इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, इनका अनुमोदन होना चाहिए। और इसमें 7th जो शेड्यूल्स है, 7वीं अनुसूची जो है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। और स्वयं का मतलब आर्टिकल 368 वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो इससे बोला जाता है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। और इसके अंतर्गत जो विशेष फैक्ट्स की आप बात कर लेते हैं। देखिए ये तीनों प्रकार से संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। तो क्या संविधान में किसी भी तरह से हो सकता है? नहीं। इसके लिए एक जिसकी हम बात कर लेते हैं कि आधारभूत जो संरचना है उसको इसके अंतर्गत ध्यान में रखा जाएगा कि साधारण बहुमत कर सकते हैं, विशेष बहुमत द्वारा कर सकते हैं, विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा कर सकते हैं। लेकिन संविधान की जो आधारभूत संरचना है इसको क्या बोला जाता है? आधारभूत संरचना, है ना, इसको हमेशा इसमें ध्यान रखा जाएगा।
यानी संविधान के अंतर्गत जो आधारभूत संरचना है उसको किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुँचे, उसके तहत ही इसे किया जाता है। अर्थात इसको आप ये कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन्स है उसको इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो ये देखिए इसमें क्या हुआ था कि एक विवाद है, उसके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं कि जैसे केशवानंद भारती विवाद आप नाम सुनते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, भारती बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य। कब की बात है? ये बात है 4 अप्रैल 1973, जबकि निर्णय की बात आती है तो निर्णय कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को आया था। 24 अप्रैल 1973 की बात है। 1973 को ये निर्णय आता है। किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संबंध में एक इस संविधान के अंतर्गत एक 24वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 4 जो 13 में क्लोज 4 है उसमें एक धारा जोड़ी गई थी और उसमें ये कहा गया कि जो संविधान के अंतर्गत जो विधि शब्द है, कौन सा शब्द है? अनुच्छेद में जैसे आप विधि शब्द की आप बात करते हैं, इस विधि शब्द की जो व्याख्या की गई उसको उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो फिर केशवानंद भारती विवाद में इन्होंने क्या कहा था कि जो उस समय तात्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एस.एम. सीकरी। एस.एम. सीकरी, क्या नाम है? एस.एम. सीकरी। एस.एम. सीकरी ने इस पीठ की वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और 24 अप्रैल 1973 को जो निर्णय आता है इसमें 6-5 से वो निर्णय आता है। देखिए इसमें क्या था कि 24वां संवैधानिक जो स्वरूप है वो उसमें लिया गया था और संसद संविधान के किसी भी भाग में क्या नहीं कर सकते हैं? संशोधन नहीं कर सकते, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार सा है वो संशोधन नहीं करेगी। और अनुच्छेद 368 के तहत ये भी कहा जाता है कि वो संविधान के जो संसद की संविधायी शक्ति है उसका उसमें क्या करता है? उल्लेख करता है। और आधारभूत जो संरचना है, इस आधारभूत संरचना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये इसमें कुछ चुनौतियां दी गई। जैसे 42 से संविधान संशोधन 1976 की आप बात करते हैं तो इसमें क्लोज जो 368 की क्लोज 4 नामक जो धारा है वो इसमें जोड़ी गई थी और उसमें ये कहा कि उसे न्यायालय में क्या नहीं दी जा सकती? चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो आधारभूत संरचना का क्या करती है? उल्लंघन करती है। तो एक था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, विवाद है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, क्या नाम है? मिनर्वा मिल्स, ये एक मिल थी उसके संबंध में विवाद था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। यहाँ पे ये कब की बात है? 1980 के संदर्भ में ये विवाद था। इसमें कहा गया कि मिनर्वा मिल्स मामले में जो अनुच्छेद 368 है उसमें जितने भी जो संशोधन किए गए हैं वो सारे क्या कर दिए गए? इसमें रद्द कर दिए गए। फिर 1980 में जैसे मिनर्वा मिल्स के मामले में जो आधारभूत संरचना है इसके सिद्धांत को इसमें क्या किया गया था? स्वीकार किया गया। और इसी मामले में न्यायालय ने कहा कि जो मौलिक अधिकार है वह नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो समन्वय है वो इसमें क्या है? शामिल है। इसलिए इसे क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। इसी प्रकार से कई प्रकार के विवाद हैं, जैसे एसआर बम्बई कर्नाटक राज्य है जो संघात्मक शासन व्यवस्था में पंथ निरपेक्षता को क्या करता है? आधारभूत संरचना है उसमें वो शामिल करता है। तो मैंने ये अनुसमर्थन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण फैक्ट बताए। अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि संविधान के अंतर्गत जो संशोधन होता है इसके लिए कौन कौन से चरण हैं, तो हम थोड़े से विभिन्न चरणों की बात भी कर लेते हैं कि कौन कौन से चरण हैं। तो ध्यान दें, पहली बात तो कि जो भी संशोधन होगा वो किसके तहत होगा? अनुच्छेद 368 के तहत होगा। इसमें क्या होगा कि संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो सदन के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे आप कहें कि लोकसभा में, तो बिल्कुल लोकसभा में भी पारित किया जा सकता है पहले, और या राज्यसभा है यहाँ पे भी इसे लाया जा सकता है। इसमें दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात चरण की बात करते हैं तो प्रस्ताव है वो सदन के दोनों सदनों में से कहीं से भी इसे क्या किया जा सकता है? प्रारंभ
किया जा सकता है। ध्यान दें, इसे कहीं से भी क्या किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो संविधान संशोधन विधेयक को प्रक्रिया को सामान्य से वैसे ही है जैसे जो विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, जैसे अनुच्छेद 107 और 108 के बारे में आप अध्ययन करते हैं साधारण विधेयकों से संबंधित, वैसे ही इसकी प्रक्रिया होती है। और क्या हो सकता है इसमें, और चरण में आप देखेंगे तो विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए, और आधे राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन है, मतदान वाले 2/3 सदस्य हैं, वो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में विधेयक को पारित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, संविधान संशोधन के विषय में जो संयुक्त बैठक है इसका कोई प्रावधान नहीं है। यानी ऐसा नहीं लोकसभा और राज्यसभा है दोनों मिलकर उस पर विशेष बहुमत द्वारा पारित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अर्थात संविधान संशोधन के विषय बारे के अंदर जो संयुक्त बैठक है इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, इसके संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों में से अलग अलग दोनों पारित होने चाहिए। और इसमें ये भी कहा जाता है जैसे धन विधेयक हैं उसके लिए भी दोनों जो सदन है उसके संदर्भ में कोई भी बात नहीं है। फिर आप देखते हैं कि अनुच्छेद 368 का जो क्लोज 2 है इसमें कहा गया है कि संज्ञानात्मक ढांचे से जुड़ी जितने भी उपबंध हैं उनको इसमें क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। और लास्ट में अगर हम देखते हैं तो सारी औपचारिकताएं जब पूर्ण हो जाती है तो इसके बाद में कहाँ पे जाता है, ये राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति में अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें क्या दे देगा, अनुमति दे देते हैं, और इस अनुमति के बाद में वो क्या बन जाता है, एक संविधान में संशोधन बन जाता है। तो आज के कक्षा में आपने जो संविधान में संशोधन है वो संविधान में संशोधन कैसे होता है, संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, संविधान के अंतर्गत साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, और विशेष बहुमत और साधारण राज्यों जो आधे राज्य हैं उनका जो अनुसमर्थन है वो कैसे किया जाता है, और उपस्थित है और उनमें से कितने सदस्यों का मतदान हुआ है, ये साधारण बहुमत से संबंधित बातें की। और फिर आपने ये भी देखा कि इनके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से जो मुख्य फैक्ट थे कि साधारण बहुमत में राज्यों से संबंधित, सीमाओं से संबंधित, उनके गठन से संबंधित, विधान परिषद, विधान को गठित करना, उसे भंग करना, संघ है उससे संबंध, और विशेष बहुमत में विशेष बहुमत की और राज्यों में आपने देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसकी प्रक्रिया है, कार्यपालिका की है, राज्य की कार्यपालिका है, संघ की न्यायपालिका है, राज्य में उच्च न्यायालय है, इनसे संबंधित शेड्यूल्स आपने इसके अंतर्गत आपने अध्ययन किए। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।